जब तक हमारी तलाश खत्म नहीं होती हम थकेंगे नहीं। हम और हमारी होने वाली पत्नी, हम दोनों यहाँ कुछ अकेले में बात कर रहे हैं। हम आपसे चाहते हैं कि हमें और हमारी होने वाली पत्नी को आप अकेला छोड़ दें। मैं नागरानी को बताऊंगी कि तुझे यहाँ भेजकर हमने कोई गलती नहीं की। पर नागरानी है कहाँ? वो अपने अगली चाल की तैयारी कर रही है। पर नागरानी क्या करने वाली है? बुआ जी, आपका हमारे महल में हमेशा स्वागत है, और ऐसे बिना बताए दोबारा किसी की मदद मत कीजिएगा। चलिए। कोई है? जी युवराज। ये सारा खाना उठाकर आप गरीबों में बंटवा दीजिए। कहिएगा कि युवराज माधव ने पुराने रिश्ते टूटने की और नए रिश्ते बनने की खुशी में बनवाए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आप ऐसा क्यों कर रही हैं देवरक्षिका? अगर आपको खाना बनाना नहीं आता था तो आपने अपनी कमजोरी मानकर माफी क्यों नहीं मांगी? लगता है बेईमानी आपकी आदत है, फर्ज में भी और दोस्ती में भी। वैसे एक बात बताइए देवरक्षिका, अगर हमारी जान पर संकट आ जाए तभी क्या आप किसी और की मदद लेंगी? देवरक्षिका अपने प्राण देकर भी राजवंश की रक्षा करती है, और मैं अपना दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ती। वैसे आप दिल तोड़ने में तो बहुत ही माहिर हैं। देखते हैं ये वचन कब तक निभा सकती हैं। आपने मुझे खाना बनाने का आदेश दिया, आपके आदेश का पालन होगा। ये खाना जाकर गरीबों में बांट दीजिए। आप खाना बनाना चाहती हैं ना? ठीक है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये लीजिए, पूरे 56 भोग हैं, सब के सब तैयार कर दीजिए। और अगर कुछ याद आए तो वो भी तैयार कर दीजिएगा। युवराज, आपको महाराज ने बुलाया। तुम चलो, हम आते हैं। उम्मीद है कि आपका खाना आपकी दोस्ती से बेहतर होगा। युवराज, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको राजकुमारी रूपलेखा कैसी लगी? और उन्हें आप कैसे लगे? अभी अभी तो मिले हैं हम, इतनी जल्दी हम किसी के बारे में राय कैसे बना सकते हैं? हमें कुछ समय लगेगा, और उन्हें भी। आपको समय क्यों लगेगा? आपने तो खुद शादी के लिए हाँ की थी। जी महाराज, हमारी तरफ से हाँ ही है, लेकिन रिश्ता दोनों तरफ से बनता है, और अगर हम उन्हें पसंद नहीं आए तो? ऐसा नहीं हो सकता। अब जाइए, उनके साथ समय बिताइए,
ये रिश्ता हर हाल में होना ही चाहिए। युवराज ने हां तो कह दिया है, पर ना जाने क्यों हमें उनकी हां पे विश्वास नहीं हो रहा है। युवराज और रूपलेखा का एक दूसरे को पसंद करना आपकी जिम्मेदारी है बड़ी रानी। महाराज आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और युवराज भी आपको निराश नहीं करेंगे। आप देखिएगा रूपलेखा उन्हें जरूर पसंद कर लेंगी, सब ठीक होगा। महल पे अब कोई संकट की घड़ी नहीं आगी। मामूली प्यादों ने बहुत देर बिसात बिछा ली, अब बड़ी चाल चलने का वक्त आया है। हम जानते हैं कि ये राजमहल परिवार की दीवारें बहुत मजबूत हैं। बाहर से आने वाले हर वार को सह सकती हैं, पर अगर वार अंदर से किया जाए तो अब अनामिका अपने सबसे बड़े हथियार को महल के अंदर भेजेगी। और अनामिका का सबसे बड़ा हथियार है खुद अनामिका। अब हम महल के अंदर खुद घुसकर इस राजवंश परिवार की जड़ें काटेंगे। एक एक करके सबको मरना होगा, सबको। और हमें पूरा यकीन भी है कि इस महल के पहरेदार हमें अंदर जाने से रोकेंगे। रुको, आप कहाँ जा रहे हैं? आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन इस महल के अंदर हमें कोई बाहर वाला नहीं, खुद बड़े राजा लेकर जाएंगे। कैसा शोर है ये? आप कौन? हम बड़े राजा को सम्मोहित करेंगे। और हमारे सम्मोहन में बंधे बंधे बड़े राजा खुद अपने मुंह से कहेंगे, दीदी आप? अंदर जाकर यह खबर कर दो कि हमारी चचेरी बहन मृणालिनी 25 वर्ष के बाद संन्यास आश्रम से वापस आ गई है। हमारी शादी से कुछ महीने पहले दीदी हिमालय पर तप करने चली गई थी। हमारे अलावा इन्हें किसी ने नहीं देखा। आइए मैं आपको सबसे मिलाता हूं। आइए दीदी। दीदी ये है हमारी धर्मपत्नी बड़ी रानी मैथिली। और ये है छोटे राजा की पत्नी छोटी रानी चारुलता।
और दीदी, ये है लक्षदेव। मृणालिनी दीदी के पांव छुओ। दीदी को पहली बार देखा तो सोचा कि साष्टांग प्रणाम कर लें। और ये है हमारे सुपुत्र युवराज माधव, और ये राजकुमारी रूपलेखा। दीदी, माधव के साथ इनका विवाह होने वाला है। जोगन सब जानते हैं। माधव के लिए रूपलेखा से अच्छी और लड़की कोई हो ही नहीं सकती। ये देव रक्षिका है। रुको। भगवान, खाने का समय भी हो गया। अब मैं माधव और राजकुमारी को क्या परोसूंगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब पता चलेगा इस देव रक्षिका को आटे दाल का भाव। बड़ी आई थी युवराज माधव की चौकीदार बनने, अब बस महल की नौकरानी बन के रह जाएगी। बेचारी छोटी रानी खुश। राजकुमारी रूपलेखा हमारे महल की खास मेहमान है। चित्तौड़गढ़ के महाराज ने उन्हें हमारे भरोसे पर यहां भेजा है, इसलिए उनकी सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए। उनके कमरे के बाहर हमेशा एक सेवक होना चाहिए और उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। आज्ञा का पालन किया जाए। जी महाराज। हाँ युवराज, हमें आपसे भी एक जरूरी बात करनी है। आइए। अभी तो हमारा जहर चढ़ना शुरू भी नहीं हुआ और इन इंसानों के दिमाग ने अभी से ही काम करना बंद कर दिया। कितने बेवकूफ होते हैं ना ये इंसान। हम इस राज परिवार का एक हिस्सा बन गए और इन्हें पता भी नहीं चला। जानती हो माया, राह अगर कांटों भरी हो तो जूते पहनकर चला जा सकता है, लेकिन अगर एक छोटा सा कांटा भी जूते के अंदर आ जाए, चलना बहुत मुश्किल होता है। अंदर से किया गया वार बहुत खतरनाक होता है माया। इसीलिए तुम इस महल के अंदर आए। अब कैसे भी करके हमें नागमणि तक पहुंचना होगा। इस महल के हर राज को जानना होगा, एक एक कोना तलाशना होगा।
महल में इस तरह आना जाना खतरे से खाली नहीं। कभी भी कोई भी आपको देख सकता है। रक्षिका, आप जानती हैं कि हम हर समय इंसानी रूप में नहीं रह सकते। कुछ समय ऐसे भी होते हैं जब हमें अर्ध नागिन रूप धारण करना पड़ता है। इस समय आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने आपको देख लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। अच्छा बताइए, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं आपको ये आवाज नीची। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि देव रक्षिका इस समय युवराज के पास नहीं है। युवराज पर हमला करने का सही समय यही है। बड़े राजा, नागिन को घर में बुलाने की बेवकूफी तो कर ली। अब घर में बुला ही लिया है तो उसका अंजाम भी देख लीजिए। जय शेषनाग। जय शेषनाग। युवराज, आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि यह रिश्ता हमारे राज्य के लिए कितना जरूरी है। आपको किसी भी हालत में राजकुमारी रूपलेखा का दिल जीतना है। उन्हें बाहर ले जाइए, समझाइए वो आज के जमाने की लड़की है। राजकुमारी रूपलेखा को इस रिश्ते के लिए मनाना अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस राज्य का भविष्य अब आपके कंधों पर टिका है। जी महाराज, हम राजकुमारी रूपलेखा के साथ वक्त अवश्य बिताएंगे। कोई काम आधा नहीं करते। दिल लगाया था तो पूरी तरह लगाया था। अब तोड़ेंगे तो पूरी तरह तोड़ेंगे। युवराज,
तुम ठीक तो हो ना? युवराज माधव, आप ठीक है ना? जी, हम बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी सी खरोच चाहिए और कुछ नहीं। $5 लाख का झूमर टूट गया। छोटी रानी, हमारा मतलब है 50 लाख का होता तो भी क्या बात थी। युवराज माधव की जान से ज्यादा कीमती तो कुछ नहीं है ना। शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। अगर आपको कुछ हो जाता तो हमसे देखा नहीं जाता। पर ये झूमर गिर कैसे गया? जोगन सब जानते हैं, ये झूमर गिरा नहीं बल्कि गिराया गया है।